हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एज वेल एज सीयूईटी की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है निधि और आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ का मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है, इससे पहले जो है हमने इससे पिछली वीडियो में आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना। मार्केटिंग के कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो मे बी ये इस क्लास में भी कंप्लीट ना हो पाए, बट नेक्स्ट क्लास में जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी अभी तक टॉपिक हुआ है वो कौन कौन से हैं और आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों को क्लियर है, मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ और स्क्रीन जो है विजिबल है, सब कुछ ओके है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो सिलेबस है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, उसमें से हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए थे इससे पिछली क्लास में, आइए पहले वो देख लेते हैं। तो हमने जो है मार्केटिंग का डेफिनेशन, कंसेप्ट, फंक्शन एंड फिलोसफीज, या जिसको हम इवोल्यूशन या फिर मार्केटिंग एरा भी बोलते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में मैंने आपको बताया था कि हम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 4 P's होते हैं हमारे पास मार्केटिंग मिक्स में: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है। उसके बाद हमने जो है प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ये सारा हमने फंक्शंस में थोड़ा थोड़ा कर लिया था, ये जितने भी आपके पास ये टर्म्स हैं, बट अभी हमने इसे डिटेल में करना है। तो आज की क्लास में जो है वो हम मार्केटिंग मिक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, पी, वो है प्रोडक्ट। उसके बाद हम करेंगे प्राइस। तो ये दोनों जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक्स। आज जो है हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए। तो आपके 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रमोशन को और क्या कहते हैं? प्रमोशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हो ताकि आपकी जो सेल्स है वो मैक्सिमाइज हो। प्लेस को क्या कहते हैं? प्लेस को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं कहीं पे आपका प्लेस लिखा होगा, कहीं कहीं पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा, सेम ही बात है। देन प्राइस एंड प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में हम प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट सारा कर लेंगे और प्राइस वाला जितना भी आपका टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट प्लेस एंड प्रमोशन हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो प्रोडक्ट मिक्स सबसे पहले आता है हमारे पास। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट के किस तरीके के फीचर्स आपका मैन्युफैक्चरर जो है वो क्रिएट करता है ताकि वो क्या बने, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। तो देखो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो? उसकी पैकेजिंग अच्छी करके, है ना, उसकी पैकेजिंग के कलर्स अच्छे यूज़ करके, या फिर उसमें कुछ कार्टून्स वगैरह बना करके, या फिर उसमें लेबलिंग करके आप उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। आप जब भी मार्केट में जाते हो या मॉल्स में जाते हो, तो जो प्रोडक्ट आपको दूर से ही दिखता है कुछ अलग सा, उस पर आप ज़्यादा जाके फोकस करते हो और उस चीज़ से आप अट्रैक्ट भी होते हो, जाके खरीद भी लेते हो। ठीक है। फिर इसमें क्या चीज़ें आएंगी? फिर आपकी इसमें पैकेजिंग आ जाएगा एक तो आपका। फिर आपका नेम क्या है प्रोडक्ट का? तो नेम कैसा होना चाहिए? जो कि कोई भी इजीली नेम आपका प्रोनाउंसिएट कर पाए या फिर बोल पाए और सेलर से जो है वो डिमांड कर पाए कि मुझे जो है ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांड नेम। तो ब्रांडिंग आ जाएगा। ब्रांडिंग के बारे में पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट मिक्स में। फिर जब आपने ब्रांडिंग कर दी, पैकेजिंग कर दी, उसके बाद उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस भी लिखनी होती है कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इसमें कंटेंट क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लेबलिंग बोल देते हैं। तो ये जो 3 आपके कंसेप्ट हैं वो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आते हैं: पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। चलो, तो सबसे पहले है ब्रांडिंग। सॉरी। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग का मतलब होता है जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उस पे कोई नाम आप उसका सोचते हो या फिर उसका कोई लोगो बनाते हो जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई हो सके, है ना। अब देखो, यहाँ पे कोक की बॉटल बनी हुई है, यहाँ पे कोक की बॉटल आपको दिखाई गई है, तो आपको कैसे पता चल रहा है? इस पे जो है कोका कोला नेम लिखा हुआ है, इसके कलर से, इसके स्ट्रक्चर से, इसके डिजाइन से पता लग रहा है कि हमारी ये कोक की बॉटल है ना। देन यहाँ पे आपको एक और सिंबल नजर आ रहा है, वो है आपका एप्पल का। तो ये क्या है? लोगो है, उसका सिंबल है। तो आपने लोगो से ही बता दिया, यहाँ पे कहीं पे एप्पल लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, बट आपने इसके सिंबल से ही बता दिया कि ये एप्पल का निशान है, एप्पल कंपनी का लोगो है। तो इसे ही हम ब्रांडिंग बोलते हैं। ब्रांडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट
थ्रू अ नेम। तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट को यूनिक या अलग दिखा सकते हो दूसरों से? आपका यूनिक नेम हो सकता है, आपका सिंबल अलग हो सकता है, डिज़ाइन अलग हो सकता है, ठीक है, या फिर दोनों ही यूनिक हो सकते हैं। तो देखो जैसे कि अगर ये आपके नाइकी का साइन है ना, तो ये सिंबल है, और जो आपका नाइकी नेम है जिसको आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, ये हो जाएगा ब्रांड नेम। तो ये है आपका ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने फेमस होना है, अपने प्रोडक्ट को फेमस करना है या मार्केटिंग करनी है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो जब तक आपके प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं होगा, कोई सिंबल नहीं होगा, तो आप कैसे बताओगे कस्टमर को कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से दिखता है, इसका ये लोगो बना हुआ है, तो आपको इस तरीके से पहचानना है और मार्केट में जाके ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है, ये वाले सेलर से जाकर, ठीक है। चलो, अब है फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग। तो फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आता है आपका ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम किसको बोलते हैं? ब्रांड नेम वो होता है जिसको आप बोल सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया नाइकी या कोक, ये मैं बोल पा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रांड नेम। अभी जो एप्पल का साइन बना हुआ था आपका, ये ब्रांड नेम नहीं है, यहाँ पे नेम नहीं लिखा, ये एप्पल का सिंबल है। क्या है? सिंबल है। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रांड मार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रांड मार्क। देखो ये कोका कोला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम इसको आप पढ़ रहे हो, और ये आपका लोगो बना हुआ है, दिख रहा है आपको, तो ये सिंबल है, इसको हम बोलेंगे ब्रांड मार्क। क्या बोलेंगे? ब्रांड मार्क। तो यहाँ पे इसी तरीके से लिख के आना है अपने एग्जाम में कि द नेम गिवन टू अ प्रोडक्ट विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांड नेम। लाइक नाइकी, कोका कोला, पेप्सी, जितने भी ब्रांड है सबके नाम लिख देना, 3-4 कंपनीज के जो है उनके ब्रांड के नेम लिख के आ जाना। देन ब्रांड मार्क क्या है? कोई भी सिंबल या किसी का भी निशान या लोगो जिससे आप पहचान सको कि ये इस चीज़ का ब्रांड है, ठीक है, जैसे एप्पल का लोगो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। अब ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही मार्क वर्ड लगा हुआ है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है? ट्रेड। तो ट्रेडमार्क कुछ नहीं है, जब आप अपने ब्रांड मार्क को लीगली रजिस्टर्ड करा लेते हो या उसका कॉपीराइट ले लेते हो, उसका पेटेंट करवा लेते हो ताकि कोई और इसको कॉपी ना कर पाए इस नेम को, उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ अ लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड नेम और ब्रांड सिंबल। तो ये एप्पल जो है, एप्पल कंपनी का ये जो लोगो है, ये किसी और का तो नहीं है, सिर्फ एप्पल कंपनी का ही है। तो ये क्या हो गया? ट्रेडमार्क भी है और ब्रांड मार्क भी है। या कोक का भी ले लो जी, किसी भी कंपनी है, ज़्यादातर कंपनी जो है बड़ी बड़ी जो आपने सुना होगा जिनका भी नाम, उन सब ने जो है वो अपना लोगो या अपना सिंबल हमेशा रजिस्टर्ड करवाया होता है, उसका पेटेंट करवाया होता है ताकि इसको कोई और कॉपी ना कर सके, या कॉपीराइट लिया होता है, ठीक है। तो ये देखो ट्रेडमार्क यहाँ से रजिस्टर्ड कि इस पे जो है लेबल लग चुका है, अब ये जो है ब्रांड नेम या ये जो है ब्रांड मार्क, ये इस कंपनी का है, इसको कोई और कॉपी नहीं करेगा, नहीं चुराएगा। यहाँ पे आपके और भी ब्रांड नेम्स के एग्जांपल हैं, मैकडोनल्ड्स, नाइकी, हेड एंड शोल्डर, गूगल, फेसबुक, ये भी बहुत फेमस आपके ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल देकर आ जाना है पेपर में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। तो ये जो हम सिंबल दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट को या नेम दे रहे हैं यूनिक, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब मार्केट में 10 प्रोडक्ट रखे हों तो आपके प्रोडक्ट को कैसे पहचाना जाए, कैसे आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक हो दूसरे के प्रोडक्ट से, उसे इसलिए हम ब्रांडिंग करते हैं। जैसे कि आप जो है, आपको सोप खरीदना है, साबुन खरीदना है, आप सेलर के पास गए तो आपके पास बहुत सारे साबुन पड़े हुए हैं, आप कैसे पहचानोगे कि आपने कौन सा लेना है? उसका कोई नेम होगा, उसका कोई लोगो होगा, उसका कोई डिज़ाइन होगा, उसकी कोई पैकेजिंग होगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम टूथपेस्ट खरीदने गए हैं तो आपके शॉपकीपर ने जो है आपको कोई टूथपेस्ट दे दिया, तो आप कहते हो नहीं नहीं ये वाला टूथपेस्ट नहीं चाहिए मुझे, ये वाला टूथपेस्ट चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से हम पहचानते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है ब्रांडिंग, आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाता है ब्रांडिंग। देन कस्टमर लॉयल्टी। तो जब आपका कोई ब्रांड नेम फेमस हो जाता है मार्केट में, जब बहुत सारे लोग उस ब्रांड को खरीदते हैं, तो कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ क्या हो जाते हैं? लॉयल हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट को ही खरीदते हैं, चाहे जितने मर्जी न्यू प्रोडक्ट आ जाए मार्केट में। देन ब्रांड रिकग्निशन। तो अगर ब्रांड कोई सिंबल होगा, अगर कोई निशान बना होगा किसी प्रोडक्ट पे या कोई सिंबल बना होगा, अब हम कैसे पहचानते हैं कि ये नाइकी का क्लोथ है या फिर ये एडिडास का है या ये ज़ारा का है, गुची का है? कैसे पहचानते हैं? उनके सिंबल से ही पहचानते हैं। तो ब्रांड रिकग्निशन में हेल्प करता है। देन प्रीमियम प्राइसिंग। आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को हाई या फिर ज़्यादा तभी रख पाओगे अगर आपका उस पर ब्रांड नेम या लोगो लगा हो और वो असली हो, नकली ना हो,
है ना। कॉपीड ब्रांड भी मिलते हैं ना, वो आपको पता लग जाता है, जैसे एडिडास के आदिदास ऐसे करके बने होते हैं। तो आपको कैसे पता लगता है? उनके सिंबल या उनके नेम से पता लगता है, या उसके स्टफ से पता लग जाता है कि ये असली है या नकली है। तो अगर आपका ब्रांड असली होगा और सही होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप प्राइस भी हाई रख सकते हो फिर। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी। अगर आपका कोई ब्रांड होता है तो आप उसी ब्रांड, एक ही ब्रांड नेम से और ज़्यादा आप प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का नाम रिलायंस ही है, जितने भी उसके प्रोडक्ट वो बेचते हैं रिलायंस। उन्होंने जो है आपका ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह भी हैं उनके, है ना। जैसे आपका डीमार्ट है, उसी तरीके से रिलायंस वाले भी ये सारी चीज़ें सेल करते हैं। तो पर नाम जो है वो तो सेम है, रिलायंस जियो। तो रिलायंस तो वर्ड वही है ना, ब्रांड तो वही है, बट उनके कितने सारे प्रोडक्ट लाइन है ना। वो सिम में भी कर रहे हैं डील, वो कार्स में भी डील कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ों में वो डील कर रहे हैं, ग्रॉसरी में भी डील कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? सेम ही ब्रांड नेम से, क्योंकि उनका ब्रांड नेम ही इतना फेमस है कि वो अगर कोई भी प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो वो ईजिली बिक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड। तो ये आपका जो है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक अच्छे ब्रांड की क्या पहचान है, या कैसा होना चाहिए एक ब्रांड, या आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो मार्केट में तो आपके प्रोडक्ट का नाम कैसा होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, उसके फीचर्स पढ़ लेते हैं अब हम। सबसे पहला फीचर है यूनिक आइडेंटिटी। तो हमेशा आपका जो ब्रांड नेम है वो किसी और के नेम से अलग होना चाहिए, या लीगली भी एप्लीकेबल है। आप वैसे भी किसी और का नेम जो है वो कॉपी नहीं कर सकते, आपको कुछ अलग सा नेम जो है वो सोचना पड़ता है और उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो कोई ऐसा नाम सोचो, छोटा सा नाम सोचो अपने ब्रांड का, कि जो ईजिली लोग जो है वो प्रोनाउंसिएट कर पाए या फिर बोल पाए। कई कई ब्रांड नेम इतने मुश्किल होते हैं, जैसे कि आपके लैम्बोर्गिनी है ना, कुछ कुछ ऐसे ब्रांड नेम है जो हर कोई नहीं बोल पाता है। तो आप ब्रांड नेम थोड़ा सा ईजी रखो जिसको हम सभी लोग बोल पाए। देन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपका ब्रांड नेम जो है वो आप चेंज करते जा रहे हो। आपने 2 साल ये वाला ब्रांड नेम रखा, फिर आपने ब्रांड नेम चेंज कर दिया, इस तरीके से कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो सकता है। नेक्स्ट है रेलेवेंस होना चाहिए। मतलब जो आपका ब्रांड नेम है वो कस्टमर के लिए रेलेवेंट, मतलब इंफॉर्मेटिव, या फिर इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए उसकी, या फिर वो उसको यूज़ करके उसको कुछ बेनिफिट भी मिलना चाहिए। अब जैसे कि आपने अपने प्रोडक्ट का है ऐसा नाम रख दिया जो उसके प्रोडक्ट से मैच ही नहीं करता। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हाजमोला। हाजमोला ने नाम कैसे रखा होगा? हाजमोला जो है जब हम खाते हैं तो उससे हमारा हाजमा ठीक हो जाता है ना, मतलब हमारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह वो नहीं होती, खाना पच जाता है। तो इसलिए उन्होंने हाजमोला ही नाम रख दिया। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इनके नेम से मैच कर रहा है ना। और ऐसे ही उजाला है, उजाला भी जो है वो कपड़ों में जो है ब्राइटनेस लेकर आता है, लाइट लेकर आता है, इसलिए उन्होंने उसका नाम उजाला रख दिया। तो वो उससे मैच कर रहा है, जो उसका काम है प्रोडक्ट का उससे। तो इस तरीके से नाम रखो जो रेलेवेंट भी हो या आपके प्रोडक्ट के साथ मैच भी कर रहा हो। ठीक है। देन क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जिस ब्रांड को आप फेमस करना चाहते हो, जिस ब्रांड को आप मार्केटिंग करना चाहते हो, उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखो, अच्छी क्वालिटी का भी बनाओ ताकि वो फेमस हो और मार्केट में बिके। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। इवॉल्व विद न्यू मार्केट ट्रेंड। मतलब अगर आपका ब्रांड जो है वो ऐसा है कि उसमें कुछ आपको चेंजेस करने के लिए लग रहे हैं, तो आप इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि आप उसको चेंज भी कर पाओ या उसमें कुछ एडिशनल कर पाओ और फिर उसको बेच पाओ। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनका ब्रांड नेम अलग अलग भी है, बट उनका जो मेन ओनर है, फाउंडर है, वो एक ही पर्सन है। ठीक है। चलो, ये थे आपके फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है प्रोडक्ट का वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि आपकी पैकेजिंग से ही आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को पहचानेगा, उसी पे ही तो आपका ब्रांड नेम लिखा होगा, उसी पे ही आपका लोगो बना होगा। तो पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी भी पैकेजिंग की अच्छी होनी चाहिए। तो पैकेजिंग जो है वो सबसे पहले तो हम क्यों करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है अगर हम उसको पैकेट में नहीं रखेंगे या उसकी पैकेजिंग नहीं करेंगे, या तो वो ख़राब हो जाएगा, या फिर अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो ख़राब हो जाएगा बिना पैकेट के, तो है ना। तो इसलिए पैकेजिंग जो है बहुत ज़रूरी है, किसी भी प्रोडक्ट को कंटेनर प्रोवाइड करना जो है बहुत ज़रूरी है। अब इसके लेवल्स होते हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं कि कितने लेवल्स होते हैं पैकेजिंग के। तो 3 लेवल्स है आपके पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन या टर्शरी भी बोलते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग कौन सी होती है? जो बिल्कुल इमीडिएट पैकेजिंग होती है, जो प्रोडक्ट के बिल्कुल ही ऊपर लगी होती है पैकेजिंग। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के साथ समझो, जैसे कि आपका ये टूथपेस्ट है, तो ये प्राइमरी पैकेजिंग है। ये जो आपका ये ट्यूब है टूथपेस्ट की, ये क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग।
मतलब इसके आप डायरेक्टली यहाँ से जो है टूथपेस्ट निकालते हो, तो ये प्राइमरी पैकेजिंग है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? जब आपकी प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर एक और पैकेट ये बना होता है, एक और जो है आपका बॉक्स बना होता है। जैसे कि ये देखो, जब हम खरीद के लेकर आते हैं टूथपेस्ट, तो उसका हमारे हमारे साथ उसके बॉक्स मिलता है ना। फिर आप इसके अंदर से निकालते हो, फिर यूज़ करते हो। इसको तो नहीं निकालते ना, ये तो हमारे साथ ही रहता है जब तक ख़त्म ना हो जाए टूथपेस्ट, तब तक हम इसको यूज़ करते हैं। इवन कुछ लोग जो है ये पूरा ख़त्म हो जाता है फिर भी इसके अंदर से भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये बॉक्स हो गया, तो ये हो गया टर्शरी। अब लास्ट जो है वो है टर्शरी, सॉरी सेकेंडरी। लास्ट जो है वो है टर्शरी पैकेजिंग, या फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग भी बोलते हैं। अब आप तो एक ही टूथपेस्ट खरीद रहे हो, तो आपको तो ये वाला बॉक्स मिल गया, बट जो सेलर है उसने, सपोज करो वो होलसेलर है, होलसेल में डील करता है, बहुत सारे कोलगेट्स को जो है वो खरीदता है, उसके बाद वो अलग अलग रिटेलर्स को डिलीवर करता है, अलग अलग रिटेलर्स को ट्रांसपोर्ट करता है। या फिर अगर हम ऑनलाइन का एग्जांपल ले लें, आजकल जो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं सामान, तो वो कैसे आता है? वो ये बड़े से कार्ड बॉक्स में आता है। तो वो कैसे भेजते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये आपका कार्ड बॉक्स यूज़ करते हैं बड़े बड़े, उसमें ज़्यादा ज़्यादा पीसीज जो है वो भिजवाते हैं इकट्ठे ही। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन या टर्शरी पैकेजिंग। अब देखो, हमारे लिए टर्शरी या ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्राइमरी पैकेजिंग। तो इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लो। द आउटर पैकेजिंग यूज फॉर ब्रांडिंग और एडिशनल प्रोटेक्शन, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग, एंड व्हेन बल्क पैकेजिंग यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, इट इज कॉल्ड टर्शरी पैकेजिंग। तो या तो आप बहुत सारी क्वांटिटी में आपने बनाया हुआ है टूथपेस्ट और उसको गोडाउन में रखना है, तो भी आपको कार्ड बॉक्सेस चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी पैकेजिंग। या फिर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है या कस्टमर्स को किसी और शहर में या किसी और एड्रेस पे भिजवाना है ज़्यादा क्वांटिटी, तब भी आपको टर्शरी पैकेजिंग की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। अब क्यों पैकेजिंग करते हैं? पैकेजिंग करने से जो है वो क्या होता है, क्या हेल्प मिलती है या क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन मिलती है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट जो है वो, अब देखो यहाँ पे अगर वो कार्ड बोर्ड में रहेगा, तो अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, है ना। अगर हम इसको ऐसे ही भेज देंगे, इस चीज़ को ऐसे ही भेज देंगे, तो ये ख़राब हो जाएगा, है ना। या तो क्लाइमेट से, मॉइस्चर से ख़राब हो जाएगा, या फिर इस पे जो है कोई निशान पड़ सकता है, ये कहीं पे गिर सकता है, ख़राब हो सकता है, इसकी कैप जो है वो खुल सकती है। तो प्रोटेक्शन मिलता है आपके प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है अट्रैक्शन। अब आपकी ये पैकेजिंग है, ये आप इसमें नेम लिखा हुआ है, लोगो बना हुआ है, इसकी कलरिंग है, इस चीज़ को देखकर कस्टमर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। अब अगर आप मार्केट में गए हो, अगर कोई चीज़ आपको लेकर आनी है, तो अगर वो प्रॉपर पैकेट में होगा, प्रॉपर उसकी पैकेजिंग होगी, वो आपको कैरी करने में ईजी होता है, उसको आप इजीली लेकर आ सकते हो। अगर आपको सामान बिना पैकेट के दे दिया जाए ऐसे ही हाथ में, तो आप कैसे लेकर आओगे? वो कन्वीनियंट नहीं होगा आपको। देन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो, इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है, पैकेजिंग के ऊपर ही सारी इन्फॉर्मेशन की जाती है, मतलब पैकेजिंग के ऊपर ही आपकी क्या की जाती है? लेबलिंग की जाती है। नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन, और आपकी पैकेजिंग जो है वो आपके कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट करती है आपके प्रोडक्ट को। उसी से आपका जो कस्टमर है वो पहचान पाता है कि ये कोलगेट का टूथपेस्ट है, ये पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट है, ये बबूल का टूथपेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है लेबलिंग। लेबलिंग हमारा थर्ड कंपोनेंट है प्रोडक्ट मिक्स का। लेबलिंग भी पैकेजिंग से ही रिलेटेड है। इस पे आपकी जब पैकेजिंग हो जाती है प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग में क्या क्या आ जाता है? आपका ब्रांड नेम आ जाता है, इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाती है, एक्सपायरी डेट आ जाती है, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, कौन सी कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है, ये सारा आ जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन। क्या करता है लेबलिंग? लेबलिंग से क्या क्या पता लगता है? आइडेंटिफिकेशन होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, उस पर नाम लिखा है तो आपको पता लग जाएगा ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, या ये किटकैट चॉकलेट है, या फिर 5 स्टार है, उसके नेम से ही पता लग रहा है उस पर जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। तो उसमें सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, कब कब आप इसको कब तक यूज़ कर सकते हो, लिखा होता है ना आपके प्रोडक्ट्स के पीछे। बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स, ऐसे लिखा होता है, या 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। नेक्स्ट है प्रमोशन। जब आपको प्रमोट करना है अपना प्रोडक्ट, तो आप कैसे प्रमोट करोगे? आप अपने प्रोडक्ट को जो है शो करोगे, फिर बताओगे देखो कि इसमें जो है इसका ये नेम है, इसका ये लोगो है, हमारा प्रोडक्ट ये है। तो कैसे दिखाओगे? जब तक आपकी उस पर लेबलिंग ही नहीं होगी। तो लेबलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है प्रमोशन हो गया, फिर है लीगल कंप्लायंस, तो ये लीगली भी मैंडेटरी है, ये बाय लॉ भी मैंडेटरी है कि एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स, ये वैसे भी आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट पे होनी ही चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट नहीं होती तो वो प्रोडक्ट मार्केट में आप नहीं बेच सकते हो, या फिर अगर एक्सपायर्ड हो गया प्रोडक्ट वो भी नहीं बेच सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका लेबलिंग का कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो, आपको जो है इजीली समझ आ जाएगा। अब ये आपका कोका कोला का जो है पैकेट, जो आपको कोका कोला की बॉटल होती है उसके बीच में लगा होता है, तो उसी पे जो है ये लेबलिंग का एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, ब्रांड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी हुई है, ब्रांड नेम क्या है, कोका कोला, ये लिखा हुआ है, आपको इससे पता लग गया कि ये कोका कोला की बॉटल है। फिर यहाँ पे लीगल डिस्क्रिप्शंस दी हुई है कि यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन फैक्ट कितना है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये सारा। फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है क्या, कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है आपकी, अब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर मार्केटिंग की कम्युनिकेशन, शेयर अ कोक विद डेनिल, मतलब कोई आपकी लाइन, टैग लाइन वगैरह भी लिखी होती है किसी किसी प्रोडक्ट पे। ठीक है, एंड ये आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, ये भी आपने देखा होगा, ऐसे मार्क जो है आपके प्रोडक्ट पे लगे होते हैं। तो ये है आपका लेबलिंग। चलो, अब सेकंड जो हमारा एलिमेंट है वो है प्राइस मिक्स। कौन सा मिक्स, प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स में आपको क्या आएगा एग्जाम में, प्राइस मिक्स में सिर्फ एक ही टॉपिक आना है कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने होते हैं, दैट हैव टू बी kept in mind, kept in mind before setting the price, before या while setting the प्राइस। जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हो या सेट करते हो तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखने होते हैं या जो अफेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को, कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो वो फैक्टर्स हम करेंगे। और यही टॉपिक सिर्फ आपको आना है प्राइस मिक्स में। तो देखो, अगर आपको अपना प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया कोई, उसकी पैकेजिंग कर दी, लेवलिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, तैयार है आपका प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे बेचा जाए मार्केट में, वो कैसे डिसाइड करोगे, वो वाले फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। तो जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने रुपए का आपका सामान सबसे पहले तो बना, कितना है, कॉस्ट कितनी लगी है, उसके बाद ही उसमें कुछ एडिशनल प्रॉफिट ऐड करके आप बेचोगे। फिर कॉम्पिटिटर हमारा जो है वो कितने का ये सेम प्रोडक्ट बेच रहा है मार्केट में, इसकी कितनी डिमांड है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो सारे फैक्टर्स हम अब पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनने हैं आपने, सारे ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आप इस प्रोडक्ट का प्राइस जब रखने जा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि इस साल हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप क्या करोगे, सेल्स कैसे बढ़ेगी, अगर प्राइस थोड़ा कम रखोगे तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखोगे। अगर आप चाहते हो कि सेल्स मैक्सिमाइज हो या ना हो, जितना भी हमारा सामान बिके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो आप कैसा रखोगे प्राइस, तो अब आप हाई प्राइस रखोगे। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो आप हाईएस्ट प्राइस रखोगे। अगर आपने सरवाइव करना है, अगर आपको मार्केट में अभी जगह बनानी है अपनी, तो आप क्या करोगे, प्राइस कम रखोगे। देखो, हमेशा जब कोई नया मार्केटर या नया सेलर आता है मार्केट में, वो हमेशा सोचता है कि कॉम्पिटिटर से मैं अपना प्राइस जो है थोड़ा कम रखूं, तभी तो कस्टमर आएंगे ना, और क्या फैक्टर होगा आपके प्रोडक्ट को खरीदने का। तो हमेशा जब न्यू एंट्री होती है किसी भी कंपनी की या फर्म की, तो वो अपना प्रोडक्ट जो है जनरली लो रखता है। बट वो वही रखते हैं जिनकी क्वालिटी वगैरह में इतना अच्छा नहीं होता। जैसे एप्पल है, एप्पल तो इतना अच्छा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है कि वो कोई भी लॉन्च करता है अगर न्यू न्यू फ़ोन भी, तो वो हमेशा हाई प्राइस रखता है, उसको तो लो नहीं रखता, फिर भी लोग खरीदते हैं। तो जो बहुत हाई ब्रांड है, बहुत ही जिनकी इमेज ज़्यादा है, गुडविल अच्छी है, वो तो हाई ही रखते हैं। बट जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है अभी बिजनेस और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, तो वो जनरली लो ही प्राइस रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो जब आप कॉस्ट निकाल लोगे अपने प्रोडक्ट की, सपोज करो इस पेन को बनाने की कॉस्ट जो है वो 20 रुपए है, एक पेन की कॉस्ट जो है वो 20 रुपए लग रही है, तो अब आप 20 रुपए से कम पे तो नहीं बेचोगे मार्केट में। आपके जब सामान की कीमत ही 20 रुपए है बनाने की, तो आप 20 रुपए से कम में तो नहीं बेचोगे। स्टार्टिंग में आप 20 के 20 में बेच सकते हो, जिसमें आप कुछ भी ना प्रॉफिट अर्न कर पाओ, पर 20 से कम में तो नहीं बेचोगे। तो 20 में उसके बाद क्या करते हैं,
बिजनेसमैन, इसमें 10 रुपये अपना प्रॉफिट रख दिया या 5 रुपये अपना प्रॉफिट रख दिया एक पेन में, फिर टोटल आपका जो है 30 रुपीज़ में मार्केट में वो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाकी भी खर्चे होंगे, जैसे कि रेंट उसने पे करना है, जहाँ पे वो पेन बना रहा है वहाँ पे लेबर भी रखी होगी, उनको पैसे देने हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, इतने सारे खर्चे होते हैं। तो वो सारे खर्चे ऐड करके फिर ही उसमें टोटल प्राइस वो डिसाइड करता है आपका सेलर। तो इसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, वो सारे ऐड करके फिर प्राइस डिसाइड होता है। नेक्स्ट है कंपटीशन इन द मार्केट। तो कितना कंपटीशन है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा है। तो अगर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आप प्राइस जो है वो कम रख सकते हो या तो बराबर रख सकते हो। अगर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है मार्केट में, उस प्रोडक्ट के बहुत कम सेलर है या आप ही उसके सेलर नए हो, तो आप उसका प्राइस जितना मर्जी अपनी मर्जी से रख सकते हो, जिसको हम मोनोपोली बोलते हैं। तो अगर कोई आपका यूनिक प्रोडक्ट है जो किसी और के पास नहीं है, कोई और नहीं सेल कर पाएगा या कॉम्पीट नहीं कर पाएगा या अभी तक उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, तो आप उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा रख सकते हो। बट अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो कॉमन है, जो हर कोई बेच रहा है, तो आपको बराबर रखना पड़ेगा या थोड़ा सा कम ही रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब अगर आपने प्रोडक्ट बनाया और उसकी डिमांड है ही नहीं, उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तब आप उसका प्राइस ज़्यादा रख ही नहीं पाओगे। बट अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आजकल लोग क्या है, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, है ना, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, जिम जाते हैं, देन डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि हमारे कस्टमर जो है वो यही इसी टाइप के कस्टमर है, तो आप जो है कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओगे, ऐसा फूड लेकर आओगे मार्केट में, जिससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़े या फिर वो ऑयली ना हो फिर भी टेस्टी हो, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। तो आप प्राइस उसका जितना मर्जी पे रखोगे, तो जितना मर्जी पे सॉरी तो जितने जो भी कस्टमर है वो जितना मर्जी प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हाई इलास्टिसिटी एंड लो इलास्टिसिटी का एग्जांपल दिया हुआ है। तो अगर हाई इलास्टिसिटी है तो कस्टमर जो होंगे वो कैसे होंगे, प्राइस सेंसिटिव होंगे। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी ज़्यादा या कम होता है आपके प्राइस। देन लो अगर इलास्टिसिटी है, देन कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को वैल्यू करेंगे। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जिनके प्राइसेस ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होते, हमेशा वो सेम ही रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनके सीजनल वाइज होते हैं, कि सीजन में ज़्यादा हो जाएगा रेट और जब ऑफ सीजन होगा तो कम हो जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। अब गवर्नमेंट भी जो है वो उनकी भी अलग पॉलिसीज़ होती हैं, उनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं प्राइसेस से रिलेटेड। जैसे कि आपके जो टैक्स है, अगर गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स रेट बढ़ा दिया है, तो सेलर को अब ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो प्राइस ज़्यादा रखेगा। अगर टैक्स कम है तो वो प्राइस कम रखेगा। अगर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट पे लिमिट सेट कर दी है कि इससे ज़्यादा प्राइस आप नहीं चार्ज कर सकते हो कस्टमर से, या इससे कम जो है उतने पे नहीं बेच सकते हो, वो भी जो है अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जैसे आपका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सुना होगा जो फार्मिंग क्रॉप्स वगैरह पे अप्लाई होता है, तो उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। देन मार्केटिंग मेथड यूज़। अब ये क्या है, आपने अपने प्रोडक्ट को बनाया और उसको बेचने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई। फॉर एग्जांपल आपने जो है सेल्स प्रमोशन किया, आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, तो अब आपकी कॉस्ट और ज़्यादा लगेगी। फॉर एग्जांपल आपने जो है टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट करवाई है अपने प्रोडक्ट की और उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर भी रखा हुआ है, कोई एक्टर को आपने ब्रांड एम्बेसडर रख दिया, तो एक्टर की फ़ीस हो गई, टेलीविजन की कॉस्ट हो गई एडवर्टाइजमेंट की, वो भी उसमें ऐड हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी आपका जो है प्राइस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आई होप आपको जो है ये दो जो हमने अभी पीस किए हैं, आपका प्रोडक्ट मिक्स एंड आपका प्राइस मिक्स, वो समझ आ गया होगा। तो आज हम प्लेस मिक्स भी कर ही लेते हैं। चलो, थर्ड पी भी कर ही लेते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम फोर्थ पी करेंगे और लास्ट साथ में क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा थर्ड पी जो है वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम इसको बोलते हैं प्लेस मिक्स। अब आपने सामान जो है बना लिया, उसका प्राइस भी सेट कर लिया है ना, आपने प्रोडक्ट को पैकेट में डाल दिया है और इसका प्राइस भी जो है वो सेट कर दिया है। दो पीस हो गए हमारे। अब इसको क्या करना है, अब आप इसको बेचोगे, अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस
इसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन कौन से चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कस्टमर्स को, वो हम किस में पढ़ते हैं, प्लेस मिक्स में या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, प्राइस सेट हो गया, अब इसको हमने ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। जब कस्टमर हमसे डिमांड करेंगे, जब कस्टमर हमें ऑर्डर देंगे कि हमें आपका प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसको कैसे पहुंचाओगे, किस किस चैनल के थ्रू आप सेल करोगे अपना प्रोडक्ट, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेन आपका टॉपिक कौन सा है, चैनल्स, ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक आपका आएगा प्लेस मिक्स से। तो इसमें डिफरेंट टाइप के चैनल्स होंगे आपके। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, ये पूरा एक प्रोसेस होगा जिसमें सबसे पहले तो आप जितने आपके सप्लायर्स हैं, जैसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उनसे बात करोगे, उनको ऑर्डर दोगे रॉ मटेरियल बनाने के लिए। उसके बाद जब आपका सामान बन जाएगा तो कस्टमर आपको ऑर्डर करेंगे सामान फिनिश गुड खरीदने के लिए, जो बन चुका है प्रोडक्ट। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसको पहुंचाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेप्स क्या क्या होते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग में, क्या क्या करते हो आप। द प्रोसेस ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर डिटेल। तो यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपका जो सेल्समैन होता है या जो भी इस काउंटर पे होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग की जॉब पे होता है, वो कस्टमर्स के ऑर्डर्स लेता है, पूरी डिटेल लिखता है कि इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए, इस प्लेस पे हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन थ्रू भी हो सकता है, प्रॉपर कंप्यूटर पे भी आप रिकॉर्ड रख सकते हो या लिख के भी कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्डर एंट्री। तो हमने जो भी ऑर्डर आया, जो भी डिटेल्स लिखी, उसकी हमने एंट्री लिख दी कि इतना इतना ऑर्डर हमने इस कस्टमर को पहुंचाना है, इस जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। फिर हम उसको जो है कहाँ से हमने सामान उठाना है, किस जगह पे जो है हमने सामान रखवाना है, क्या हमारा पिकअप लोकेशन होगा, क्या हमारा डेस्टिनेशन लोकेशन होगा, ये सारा हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर इनवॉइसिंग एंड पेमेंट प्रोसेसिंग, फिर लास्ट में कस्टमर को फ़ोन करके कि हाँ जी आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके एड्रेस पे डिलीवर हो चुका है, अब आप इसकी पेमेंट कर दो। ये सारी चीज़ें ऑर्डर प्रोसेसिंग में आ जाती है। तो जब कस्टमर ने ऑर्डर किया और जब कस्टमर ने पेमेंट किया, उसके बीच का जो सारा प्रोसेस है वो सारा हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी आपका प्लेस मिक्स में ही आता है, क्योंकि अब आपने सामान का जब ऑर्डर ले लिया तो आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, है ना, आप व्हीकल्स के थ्रू जो है वो सामान भिजवाओगे। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपका, स्पीड, कितनी जल्दी जो है आप अपने गुड्स को डिलीवर कर देते हो कस्टमर तक, ये बहुत मैटर करेगा। अगर आप बहुत क्विकली डिलीवर कर देते हो गुड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो, तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट से और आप ही से ऑर्डर करवाएंगे प्रोडक्ट का। देन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी, कितना लेबर चार्जेस लग रहा है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें आ जाएंगे। फिर कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम जो है गुड्स, कितने गुड्स जो है आप एक टाइम में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, किस किस जगह पे कितना कितना सामान जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। अब आपने जब प्रोडक्ट बनाया तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही बार में आपके सारे प्रोडक्ट के ऑर्डर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको धीरे धीरे करके ऑर्डर मिलेगा। जैसे आज 10 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर मिला, कल जो है 20 प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर मिल गया आपको। फिर धीरे धीरे जब आप फेमस हो जाओगे तो ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। तो तब तक आपका सामान कहाँ पड़ा होता है, गोडाउन में पड़ा होता है, किसी जगह पे पड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग कहते हैं। तो आप वहाँ पे सामान अपना सारा रखते हो, फिर जब आपको ऑर्डर आता है तो वहाँ से सामान उठवा कर भिजवाते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टोरेज ऑफ गुड्स अंटिल दे आर नीडेड फॉर डिलीवरी टू कस्टमर्स। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, हम क्यों वेयर हाउसिंग करते हैं, ताकि हमारे गुड्स जो है वो चोरी ना हो जाए। ऐसे हम खुले में रख देंगे सामान तो कोई भी चुरा के लेके जा सकता है, या बारिश आ जाएगी तो ख़राब हो सकता है, या आग वगैरह लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टोरेज ऑफ द गुड is important for protecting the product and ensuring availability when required. इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आपका वेयर हाउसिंग के अंदर आ जाएगा। ट्रैकिंग स्टॉक लेवल, इंश्योरिंग टाइमली रिप्लेसमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा आपका, कि आपके जो गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है वो इतना है कि अगर कस्टमर का ऑर्डर आ गया तो आप उसको दे पाओ, जितने ऑर्डर आ गए उसके अकॉर्डिंग आप दे पाओ। तो सामान देखना कि हमारे पास अवेलेबल इतने हैं कि नहीं टाइम पे, और हमें जब ऑर्डर आए तो हम उसी टाइम डिलीवर कर दे, इतना सामान होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डर फुलफिलमेंट, पिकिंग, पैकेजिंग, प्रिपेयरिंग। तो जो भी पैकेजिंग का होता है काम, ये सारा आपका वेयर हाउस में ही होता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप अलग से भी लिख सकते हो पॉइंट। इन्वेंट्री में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या आता है।
आधे बच्चे जो है वो इन्वेंट्री में सोचते हैं सिर्फ फिनिश गुड्स आते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है और फिनिश गुड्स भी आता है। मतलब जो आपका कच्चा माल है, जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जो है कॉटन की टी शर्ट्स बनाते हो, तो कॉटन जो आप क्रॉप्स वगैरह से लेकर आते हो, फार्मिंग से लेकर आते हो, वो हो गया, थ्रेड हो गया, ये सारा रॉ मटेरियल हो गया आपके लिए, वो सारा भी आपका गोडाउन में ही रखा होता है। देन आपने सपोज करो कॉटन से थ्रेड बना लिया, अभी आपके टी शर्ट्स में कलर वगैरह सिर्फ करना बाकी है, तो वो बीच में भी काम जहाँ पे बाकी है जिस चीज़ में, उसको बोल देंगे वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद लास्ट में जब आपकी टी शर्ट तैयार हो जाएगी और वो रेडी टू सेल होगी मार्केट में, तब उसको क्या बोल देंगे हम, फिनिश गुड। उसमें टैग वगैरह सब लगा दिया आपने, पैकेट में आपको जो है वो फोल्ड करके रख दिया है, तो उसको बोलेंगे फिनिश गुड। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस जो कि सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं जिनको, और फिनिश गुड्स, तीनों ही आपके टाइप ऑफ इन्वेंट्री जो है वो वेयर हाउस में पड़ी होती है। और इसको भी एक मैनेज करने वाला अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये गुड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम सेल कर रहे हैं, इसी से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ध्यान रखना कि टाइमली हमारे पास अवेलेबल हो गुड्स, जब कस्टमर डिमांड करे तो हमारे पास सामान हो, इसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। हमारे पास शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए गुड्स की, अदरवाइज कस्टमर जो है वो भाग जाएगा, किसी और का सामान जो है वो खरीदने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये है आपका क्या है, प्लेस मिक्स। अब आ जाता है चैनल्स। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आ जाता है चैनल्स। तो चैनल्स को जो है वो हम फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ेंगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपके दो टाइप्स के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, आपने नेम याद रखने हैं। सबसे पहले तो होता है आपका डायरेक्ट चैनल। कौन सा चैनल? डायरेक्ट चैनल। इसमें हम इसको जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं। कौन सा? जीरो लेवल चैनल। इसका मतलब क्या है? जब डायरेक्टली सामान मैन्युफैक्चरर, जो सामान बना रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच रहा है। होता है ना कभी कभी, जो आपका सामान बना रहा है या प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टली कस्टमर को भी सेल करते हैं। इसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, या डायरेक्ट चैनल, या फिर जीरो लेवल चैनल बोलते हैं। मतलब बीच में कोई भी इसमें एजेंट नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर सामान बेच रहा है। एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? एग्जाम्पल देखो हो जाएगा इसका आपका, कोई फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर सेल करता है, तो वो डायरेक्टली फर्नीचर बना के कस्टमर को सेल कर सकता है ना। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? डायरेक्ट चैनल का या फिर जीरो लेवल चैनल का। फिर यहाँ पे सेकंड जो है आपका टाइप ऑफ चैनल, वो आ जाता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में अब आपके अलग अलग चैनल आ जाते हैं। इनडायरेक्ट में आपके वन लेवल चैनल आएगा, टू लेवल चैनल आएगा, और थ्री लेवल। ये तीन आएंगे आपके थ्री लेवल चैनल। ठीक है, वन लेवल, टू लेवल एंड थ्री लेवल चैनल। अब इसका मतलब क्या है? वन लेवल चैनल का मतलब क्या है? जब सामान मैन्युफैक्चरर ने बनाया, उसके बाद मैन्युफैक्चरर के पास जो है वो इतना टाइम नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो डायरेक्टली कस्टमर को जाके सेल करे, या वो ऐसी जगह पे सामान बना रहा है जहाँ पे कस्टमर नहीं आ सकते। तो इसने क्या करा? इसने होल सेलर को पहले बेच दिया सामान, और होल सेलर ने जो है फिर कस्टमर को बेचा। होल सेलर ने फिर कस्टमर को बेचा। तो बीच में कौन आ गया अब यहाँ पे? एजेंट या मीडिएटर, होल सेलर आ गया। तो ये हमारा वन लेवल चैनल हो गया। सेम अगर हम टू लेवल चैनल की बात करें, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया सामान, होलसेलर ने अब किसको दे दिया? होलसेलर ने रिटेलर को दे दिया सामान, जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं, रिटेलर्स, उनको, और इसने कस्टमर को दे दिया। इसने कस्टमर को सामान बेचा। तो हम जो हैं, हम कस्टमर्स हैं, हम जनरली सामान कहाँ पे खरीदने जाते हैं? हम शॉप्स पे ही जाते हैं। तो शॉपकीपर रिटेलर हो गया। तो यहाँ पे देखो अब कितने लोग आ गए? यहाँ पे दो लोग आ गए, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कौन? होलसेलर आ गया और रिटेलर आ गया, है ना। तो ये कितने लेवल चैनल हो गया? टू लेवल चैनल हो गया। इसी तरीके से थ्री लेवल चैनल होता है, बस यहाँ पे आपका एक और पर्सन आ जाता है जो कि होता है एजेंट। मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, होलसेलर ने अपने एजेंट रखे होते हैं, फिर वो रिटेलर, फिर कस्टमर। तो यहाँ पे तीन लोग आ जाते हैं, होलसेलर, एजेंट एंड
रिटेलर, तो इसको हम बोल देते हैं 3 लेवल चैनल। तो ये लेवल इसी तरीके से बने हुए हैं कि आपके प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कितने लोग आ रहे हैं उसके बेसिस पे ये चैनल्स के नेम रखे गए हैं। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए 0 लेवल चैनल बोलते हैं इसको, और डायरेक्ट चैनल भी बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये है आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनके नेम याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं, और आपको इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना के आना है। अगर आपको एग्जाम में आ गया 2 लेवल चैनल क्या है, तो आप बना के लिख दो। मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को सामान सप्लाई कर रहा है, होलसेलर फिर रिटेलर को सामान सप्लाई कर रहा है, फिर रिटेलर जाके कस्टमर को सामान बेच रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? 2 लेवल चैनल। 2 लोग आ रहे हैं, होलसेलर एंड रिटेलर, किनके बीच में? प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में। तो मेन यहाँ पे रोल किसका है? जो सामान बना रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोड्यूसर है, और सेकंड कस्टमर। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लेवल का नाम डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेवल का चैनल है। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप आपको जो है अब 3 P's जो है वो मार्केटिंग के समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से? हमने प्रोडक्ट मिक्स कर लिया, एक बारी रीकैप ले लो। हमने जो है वो प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये 3 चीजें पढ़ी हमने। फिर हमने सेकंड जो है वो हमने प्राइस मिक्स पढ़ा। प्राइस मिक्स में हमने फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स हमें डिसाइड करने में चाहिए होते हैं जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट का। फिर हमने प्लेस मिक्स करा। ठीक है, तो हमारे मार्केटिंग मिक्स के 3 पीस जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे? वो हम करेंगे प्रमोशन मिक्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका 4th P प्रमोशन मिक्स। तो इसकी क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इसमें आपके 4 कंपोनेंट्स आएंगे, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, देन आपके डोर टू डोर सेलिंग, जिसको पर्सनल सेलिंग भी बोलते हैं, एंड पब्लिक रिलेशन। तो ये वाला टॉपिक करेंगे। इसके बाद हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे विद केस स्टडीज, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कर दीजिए इस सेशन को, जिन भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की या फिर CUET की। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल पे मटेरियल मिल जाएगा, PDFs अवेलेबल होंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन को जिन भी स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले आपके जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए एज वेल एज CUET एग्जाम के लिए, वो बिल्कुल भी स्किप ना हो और आपको पता लगता रहे कब कब आपकी क्लास है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मार्केटिंग को ही कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे विद MCQs एंड एक्सप्लेनेशन एंड टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।